नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के इंट्रोडक्शन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारी न्यूक्लियस से जुड़ी होती है किसी भी एटम की। तो इंट्रोडक्शन के इसके अंदर हम जान लेते हैं। देखिए, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो जो इंक्रीज़ होती जा रही है, हमें पता है कि वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। अब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उनके लिए जो एनर्जी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी जो है बढ़ती चली जा रही है। फूड की जो हमारी तो है ही रिक्वायरमेंट, भूमि की रिक्वायरमेंट भी है, उसके साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जा रही है। अब एनर्जी का कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम कर सकें पूरा, और हर एक व्यक्ति तक जो है, हर एक घर तक एनर्जी को पहुंचा सकें। तो इसके लिए जो है एक जो न्यूक्लियस है एटम का, उसको सर्च किया गया कि उसके अंदर भी क्या एनर्जी होती है या नहीं होती है। तो न्यूक्लियस के बारे में जांचा गया, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी जो प्रेजेंट होती है, तो उसका यूज़ जो है अगर हम करें तो इस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। ये कैसे पता चला, इसके कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे कि जो भी स्टार्स हैं स्काई के अंदर, जो भी स्टार्स हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, एक बहुत बड़ा स्टार है, वो क्या है, एनर्जी को रेडिएट करते हैं। हमें पता है कि जो सन है हमें एक सोलर एनर्जी देता है, जिसको हम सन की रेडिएशन से लेते हैं। तो जो सन है एनर्जी को रेडिएट करता है, ये हम कह सकते हैं। और ये किस तरह से एनर्जी को रेडिएट करता है ये जानना ज़रूरी है। ये हमारा सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा होता है, यानी कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं उनके कारण से ये एनर्जी जो है सन रेडिएट करता है। वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन की सीरीज़ जो है चलती ही रहती है, वहाँ पर इस तरह के विस्फोट होते ही रहते हैं जहाँ से एनर्जी हमें मिलती है। और इसी एनर्जी का अगर हम यूज़ करें, यानी कि इस तरह की एनर्जी का यूज़ करें, एटम के जो न्यूक्लियस की एनर्जी है, और उसका यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, तो टोटली जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो यही हमें जानना है। तो उसके लिए हमें समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास होता है, जो बीच में यहाँ पर ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसको एटॉमिक न्यूक्लियस भी आप बोलते हैं, क्योंकि एटम के बीच में होता है बिल्कुल, और न्यूक्लियस होता है। और इसके चारों तरफ जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इस तरह से। तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं इसके चारों तरफ। अगर हम बात करें इस तरह से, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं नेगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स होती हैं, वहाँ पर घूमते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें KLMN, इस तरह से डेफिनेट जो इसकी ऑर्बिट होती हैं। तो ये जो है बोहर मॉडल के अंदर, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, वहाँ पर हमने पढ़ा था सब कुछ। तो यहाँ पर डेफिनेट जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है एटम का, तो ये हमारा दो चीज़ों से बना होता है। ये हमारा बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। और इनको कंबाइन करके अगर आप एक नाम देना चाहते हैं तो इनको आप बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये। अब जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, वो होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वहाँ पर। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम ले लें तो वो हो जाता है हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का अगर सम ले लें तो वो हो जाता है हमारा उस एटम का मास नंबर। तो वो मास नंबर हो जाता है। तो ये ध्यान देना है, अगर सिर्फ प्रोटॉन लेते हैं तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लेते हैं तो मास नंबर। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है हमारी इस तरह से, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स है, ये जो एक्स हमने डिनोट किया है, ये है हमारा एटम का सिंबल। तो ये है हमारा एटम का जो भी सिंबल है, जैसे एक्स की जगह आप हाइड्रोजन लिख लें, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एटम का सिंबल है। और जो यहाँ पे जेड है,
ये जो Z है ये है हमारा एटॉमिक नंबर, और A जो है ये है हमारा मास नंबर। तो Z एटॉमिक नंबर, जो ये A है हमारा मास नंबर है। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन को लिखना चाहते हैं तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर ये भी 1। तो ये हमारा होता है, इस तरह से आप जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम को, इस तरह से मास नंबर एटॉमिक नंबर से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे? आइसोटोप्स वो होते हैं ये जिनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम बात करें कईयों के पाए जाते हैं आइसोटोप, यानी कि बहुत जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास जिनके आइसोटोप मिलते हैं। आइसोटोप है क्या? किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप है तो वो जो एलिमेंट होगा, जो एटम होगा, वो सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा। यानी कि मान लीजिए हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं, 1H1 अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1H2, या फिर ऐसे लिख दें 1H3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, नीचे जो 1 है सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। अब 1H1 को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको ट्रिटियम बोलते हैं क्योंकि मास नंबर 3 है इसका। इसी तरह से हीलियम के भी होते हैं। तो हीलियम का भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहे। हीलियम का जो नंबर है एटॉमिक नंबर 2 है, और मास नंबर हो गया इसका 3। इसी तरह से जो हीलियम का एक और आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर तो सेम है 2, मास नंबर हो जाएगा 4। तो ये भी होता है। यानी कि आइसोटोप जो है वो भी हमें स्टडी करने ज़रूरी होते हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ने से पहले। तो ये हमने जाना कि आइसोटोप क्या होते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है कहाँ पर प्रेजेंट होती है। एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट ऑर्बिट में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।